हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है साइकोलॉजी के अंतर्गत, वो टॉपिक कौन सा है? बीएफ स्किनर। सिद्धांत किसका पढ़ना है? स्किनर का सिद्धांत। देखो, बीएफ स्किनर इस बीएफ स्किनर, बीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरहस फेडरिक। ब्यूरहस फेडरिक। ये भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। स्किनर ने भाई साहब प्रयोग किस किस पर किया है? चूहा पर किया और कबूतर पर किया। चूहा पर किया और कबूतर पर किया। चूहा पर प्रयोग कब किया? 1934 में किया। कबूतर पे कब किया? 1943 में किया है। इनका जो सिद्धांत है वो किस किस नाम से जाना जाता है? इनके अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है? हाँ, क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या नाम है? अगर दूसरा देखें तो आर टाइप थ्योरी। आर टाइप थ्योरी, या इसको आर एस टाइप थ्योरी भी कह सकते हैं। आर एस थ्योरी, आर टाइप थ्योरी कह लो या आर एस टाइप थ्योरी कह लो। अगर मैं एस टाइप थ्योरी की या एस आर थ्योरी की बात करें तो एस आर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। एस आर किसकी है? थॉर्नडाइक की। आर एस किसकी है? बीएफ स्किनर की। और किस नाम से जानते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखो, ये 2017-18 के टेट में ये पूछा गया है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो किसका बताना है? बीएफ स्किनर का बताना है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत या फिर कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। प्रतिबद्धता का सिद्धांत। इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का। या फिर नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का। हो सकता है पूछ लिया जाए सबलीकरण का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत, इस नाम से भी हम किसको जानते हैं? बीएफ स्किनर के सिद्धांत को जानते हैं। और इन्होंने भाई साहब ने जो प्रयोग किए वो किस पर किए थे? चूहा पर किया और कबूतर पर किया। इन्होंने चूहा पर 2 प्रयोग किए। चूहा पर कितने प्रयोग किए? 2 प्रयोग किए। कबूतर पर कितने प्रयोग किए? 1 प्रयोग किया। प्रयोग की बात करना है, इन्होंने जो प्रयोग किए वो प्रयोग जो इन्होंने किए ये अप्रेरित कहां से हुए, यानी किसके प्रभाव से प्रेरित होकर इन्होंने प्रयोग किया है? तो जो बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के प्रयोग से प्रेरित होकर प्रयोग किया। किसके प्रयोग से प्रेरित होकर प्रयोग किया है? थॉर्नडाइक के प्रयोग से प्रेरित होकर इन्होंने प्रयोग किया। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? बताओ।
थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत। ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इस सिद्धांत को इन्होंने बदल दिया और ये इन्होंने जो बदल दिया वो क्या कह दिया, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अब देखो इन्होंने भाई साहब क्या कर दिया इसमें, देखो उद्दीपक अनुक्रिया जिसको मैंने बोला अभी एसआर टाइप थ्योरी या एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, और इन्होंने क्या कर दिया आरएस थ्योरी या आर टाइप थ्योरी, यानी पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक। दोनों में डिफरेंस समझना, एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है। जबकि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया वो बिल्ली पर किया, और थॉर्नडाइक ने क्या किया कि बिल्ली पर जो प्रयोग किया पहले क्या देना चाहिए, स्टिमुलस, उद्दीपक सामने होना चाहिए तब अनुक्रिया करेगा। ये क्या कहना है, पहले अनुक्रिया करना चाहिए फिर उद्दीपक मिलेगा। दोनों के विचार एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन्होंने जो प्रेरणा ली, अभिप्रेरित हुए थॉर्नडाइक के प्रयोग से हुए, और थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था इन्होंने इसको उल्टा कर दिया और क्या बता दिया, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक क्या कहते थे, थॉर्नडाइक के प्रयोग में हमने देखा कि बिल्ली के सामने क्या रखा गया, मृत मछली, और मृत मछली को देखकर बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी। किसका प्रयोग था, थॉर्नडाइक का। ये क्या कहना है, इनके प्रयोग में चूहा है, और इनके प्रयोग में जो चूहा है वो पहले अनुक्रिया करेगा, उसके बाद उसे पुनर्बलन मिलेगा या उद्दीपक मिलेगा। बात समझ में आई। अब इन्होंने ठीक उल्टा कर दिया। अगर आपको एक का याद है तो दूसरे का तो याद हो ही जाएगा। पहले वाले में क्या है, उद्दीपक पहले देना है, अनुक्रिया बाद में होगी। बीएफ स्किनर ने क्या कहा, पहले अनुक्रिया करो उसके बाद उद्दीपक दो। आगे देखते हैं, जो बीएफ स्किनर है इन्होंने कितने प्रयोग किए, बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, चूहा पर, और चूहा पर भाई साहब ने 2 प्रयोग कर दिए। कितने प्रयोग कर दिए, 2। पहला प्रयोग क्या था, इन्होंने एक बॉक्स लिया, और ये जो बॉक्स है वो किस बॉक्स के नाम से जाना गया, स्किनर बॉक्स के नाम से। किस बॉक्स के नाम से, स्किनर बॉक्स के नाम से। इसे क्या नाम दिया गया, स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स। ये जो स्किनर बॉक्स था, ये जो इसके बॉक्स को जो नाम दिया वो इसके शिष्यों ने दिया था। नाम किसने दिया, शिष्यों ने। और इस बॉक्स के लिए क्या बोल दिया, स्किनर बॉक्स कह दिया। देखो इसे क्या कह दिया, स्किनर बॉक्स। और इसके अंदर इन्होंने एक चूहा रखा। क्या रखा है, चूहा। अब ये जो चूहा है ये इसके अंदर अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा, अनुक्रिया। और जैसे ये चूहा अनुक्रिया करता है तो इसमें अनाज के दाने हैं वो इस चूहा को मिल जाते हैं, जिसे इन्होंने क्या कहा, पुनर्बलन। क्या कहा, पुनर्बलन। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो प्राणी है, ये जो बालक है जो अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया करते ही उसे पुनर्बलन मिल जाए, यानी उद्दीपक की प्राप्ति हो जाए, तो अनुक्रिया बच्चा या बालक तेजी से करेगा। और जो उद्दीपक का मिलना है, यही क्या बताया इन्होंने, अधिगम बताया। कि बच्चा जो अनुक्रिया कर रहा है, यहां जो चूहा है वो इसमें भाग रहा है, दौड़ रहा है, और इस बॉक्स में जैसे तैसे इन कठिनाइयों को पार करते हुए जा रहा है। और कठिनाइयों को जैसे ये पहली स्टेप को पार करेगा, इसे एक अनाज का दाना मिल जाएगा, दूसरी स्टेप को पार करेगा, दूसरा फिर मिल जाएगा, अलग अलग स्टेप को पार करने पर अलग अलग इसे अनाज का दाना मिल जाएगा। तो ये वही बता रहे हैं कि ये पहले क्या करेगा, क्रिया करेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, इसे स्टिमुलस मिलेगा। यानी कि इन्होंने क्या कहा, हाँ, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। जबकि थॉर्नडाइक क्या कह रहा था, पहले उद्दीपक सामने रखिए तब अनुक्रिया करेगा, और ये क्या कह रहा है, पहले आप अनुक्रिया कीजिए उसके बाद आपको उद्दीपक मिलेगा। बात क्लियर हो रही है। अब दूसरी बात, पहला प्रयोग इन्होंने किया, चूहे पर किया। अगर मैं दूसरे प्रयोग की बात करूं तो दूसरा प्रयोग भी इन्होंने चूहे पर किया है। दूसरा प्रयोग किस पे किया है, चूहे पर। इसमें भी चूहा है, और इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि इस तरीके से एक कोई लीवर लगा दिया। क्या लगा दिया, लीवर। और यहां पे जो अनाज के दाने हैं, ये जो चूहा इसमें अनुक्रिया करता है, और जब चूहा का पैर इस लीवर पे पड़ेगा तो ऊपर से अनाज का दाना गिरता है,
ऊपर से क्या गिरेगा, अनाज का दाना, अनाज का दाना गिरेगा। ये अनुक्रिया उद्दीपक यहाँ पे इसे दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो इधर पहले प्रयोग में दिखाई दे रहा है ना दूसरे में दिखाई दे रहा है, उद्दीपक इसे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये वैसे ही भूख के कारण ये इसमें भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अचानक इसका पैर लीवर पे पड़ेगा और ऊपर से क्या मिल जाएगा, एक अनाज का दाना गिरेगा, इसको ये खा लेगा। तो अनाज के दाने के रूप में जो मिल रहा है वो पुनर्बलन इसको मिल रहा है। तीसरा प्रयोग इन्होंने किया, जो थर्ड प्रयोग था, तीसरा प्रयोग ये किस पर कर दिया इन्होंने भाई साहब ने, कबूतर पे किया। किस पे कर दिया, कबूतर पे। और इन्होंने क्या किया, एक गोल सर्किल लिया और इस सर्किल के अंदर इन्होंने कबूतर को छोड़ा। यहां पे किसको छोड़ दिया, इसमें कबूतर के लिए। जो कबूतर को इन्होंने छोड़ा तो ये इसमें ये कंडीशन है कि ये कबूतर अगर क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में चलता है, तब इसे खाने को कुछ ना कुछ मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। और जब ये उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो इसे खाने को कुछ नहीं मिलता। यानी पुनर्बलन इसको जब ही मिलेगा जब ये पॉजिटिव चलेगा, दक्षिणावर्त चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। और एंटी क्लॉकवाइज जब ये चलेगा तो इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अब देखो इन्होंने जो प्रयोग किया तो इसमें सबसे ज्यादा बल किस पे दिया, क्या इसके निष्कर्ष निकले, उनकी हम बात कर लें। इन्होंने जो प्रयोग किया तो इन्होंने अपने प्रयोग में सर्वाधिक बल किसको दिया, इन्होंने सर्वाधिक बल किसको दिया है, सर्वाधिक बल किसको दिया, पुनर्बलन को, पुनर्बलन को। अगर आपसे पूछा जाए बीएफ स्किनर ने सर्वाधिक बल किसको दिया तो क्या बता दोगे, पुनर्बलन को। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है तो किसका बताओगे, सीएल हल का। और पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने। अब इन्होंने ये बताया कि जो पुनर्बलन है भाई साहब ये दो तरह का होता है। पुनर्बलन कितनी तरह का होता है, दो तरह का। पहला सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा इन्होंने बता दिया नकारात्मक पुनर्बलन। ये क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक, ये क्या है इसको देख लो। अब देखो ये सकारात्मक पुनर्बलन का क्या मतलब है कि बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, बच्चा अनुक्रिया कर रहा है तो उसे शाबाशी देनी चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए। ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन। और अगर बच्चे को आप शाबाशी दे रहे हैं क्रिया करने पर, जो वर्क करके ला रहा है, तो सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं तो क्रिया और अच्छी करेगा, अधिगम और अच्छा करेगा। कौन कह रहा है, बीएफ स्किनर। किस में कह रहा है, सकारात्मक बारे में। इसमें लिख लो दो तीन बातें। सकारात्मक पुनर्बलन क्या हो सकता है, भोजन हो सकता है, पानी हो सकता है, शाबाशी हो सकता है, भोजन, पानी, शाबाशी, सम्मान, पुरस्कार। ये कैसे पुनर्बलन हो गए, सकारात्मक। अगर ये सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो बच्चा जो सीखने की गति है, अधिगम की गति है, वो गति में वृद्धि हो जाएगी। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि ऐसा पुनर्बलन कि जो बच्चा अनुक्रिया कर रहा है, जो काम करके लाया और आपको उसकी गति को बढ़ानी है, तो आपने उसे डंडा दिखाया, डराया, धमकाया, इस वजह से अगर अनुक्रिया कर रहा है तो वो क्या होगा, नकारात्मक। यानी अधिगम तो दोनों में होगा, नकारात्मक में होगा, सकारात्मक में होगा। नकारात्मक पुनर्बलन में क्या आएगा, जैसे दंड। बच्चे को पता है ये मैंने नहीं किया तो कल पिटाई होनी है, कक्षा में जाके जो गुरुजी हैं उल्टा सीधा सुनना है, तो ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। बच्चा यहाँ भी पढ़ेगा, यहाँ भी पढ़ेगा, यहाँ इसलिए पढ़ेगा कि उसे पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इसलिए पढ़ेगा। यहाँ इसलिए पढ़ेगा कि हो सकता है कल पिटाई हो सकता है कल मुर्गा बन जाए, इसलिए पढ़ेगा। तो दोनों ही क्या है, पुनर्बलन है। दंड से बचने के लिए, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कोरोना आया, मास्क हमने लगाया, क्यों लगाया, कोरोना से बचने के लिए। ये कोरोना से बचने के लिए लगाया, ये कैसा पुनर्बलन था, नकारात्मक था। डर की वजह से लगाया
किसकी वजह से? दर की वजह से। ऐसा नहीं है कि मास्क हम ज्यादा लगाएंगे तो सरकार हमें सम्मानित कर देगी या सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेज देगी। अगर ऐसा होता तो ये सकारात्मक होता। हम जो यहाँ पे जो मास्क लगाया वो किसके लिए लगाया? डर की वजह से। डर किस बात का? चले ना जाए, है ना? है, जब तक है तब तक खून पियेंगे, बाहर वाले का नहीं तब तक घर वालों का ही, ठीक है नहीं है? चलो ठीक है, ये नकारात्मक पुनर्वलन सकारात्मक दोनों क्लियर हो गए। अरे बताओ आगे देखो। फिर जो स्किनर है, स्किनर को 20वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 20वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कौन सा है, तो किसका नाम बताओगे? बीएफ स्किनर का माना जाता है। और भाई साहब के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है? और इन्होंने क्या दिया? हाँ, और इन्होंने कौन सी बात बताई? अच्छा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन और एक रेखीय और एक अभिक्रमित अनुदेशन, और अगला कौन सा था? शाखीय। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तीनों ही हमें ध्यान रखने हैं। देखो इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, सुन लो। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक पूछा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा? बीएफ स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है? बीएफ स्किनर। अब यह अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है? एक प्रकार की शिक्षण मशीन इसको कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है अभिक्रमित अनुदेशन में, कि जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो पाठ्यक्रम तैयार कर देगा और उसके बाद जो बच्चे हैं वो खुद स्टडी करेंगे, स्वयं उसको पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा आपने सुना होगा रेखीय, हाँ क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये क्या है? फिर अगर इनका जनक पूछा जाए तो भाई साहब यही है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि टीचर अध्यापक सिलेबस तैयार कर दे, या हम कह सकते हैं एक मशीन भी कह सकते हैं, और बच्चा इसमें क्या करेगा? स्वयं स्टडी करेगा, स्वयं पढ़ेगा। क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होगा? इसमें बच्चा जो सीखता है ना, वो पूर्व ज्ञान से जोड़ के सीखता है। पूर्व ज्ञान से जोड़ के कैसे? बच्चे ने सबसे पहले का लिखना सीखा, यानी वर्णमाला सीखी, सिर्फ वर्णमाला वर्णों को जोड़ना सीखा, जैसे का, मा, ला, कमल लिखना सीखा। उसके बाद फिर मात्राओं का ज्ञान उससे करवाया जाता है। तो ये क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अगर शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक पूछा जाए, आंसर क्या दोगे? नॉर्मन, हाँ नॉर्मन क्राउड। क्या नाम है? नॉर्मन क्राउड या क्राउडर नॉर्मन? नॉर्मन क्राउड, नॉर्मन क्राउड, क्राउडर, नॉर्मन क्राउडर। ये किसका जनक है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक। अब देखो इसके जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अब सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चूहा है ना, वो क्रियाशील रहता है,
इसके प्रयोग में जो चूहा है वो कैसा रहता है, क्रियाशील रहता है, इसलिए इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। दूसरा नाम मैंने बताया नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन का मतलब यह है कि जो चूहा है, चूहा जो भाग दौड़ कर रहा है, वो अचानक पैर उसका कहाँ लगता है, लीवर पर लगता है और अचानक से उसे खाने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, नैमित्तिक अनुबंधन। अब तीसरी बात मैंने जो बताई थी वो क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत। इस क्रिया प्रसूति अनुबंधन के सिद्धांत, क्रिया प्रसूति का मतलब यह है कि जो चूहा क्रिया जो कर रहा है, वर्क जो कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे खाने को कुछ मिलेगा, यानी उद्दीपक का पता ना होने पर भी जो क्रिया हो रही है उसे क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। बात क्लियर हो गई। तीसरा साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक भी कहते हैं, तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि चूहे ने अनुक्रिया की, इससे उसे क्या मिला, पुनर्बलन मिला और पुनः फिर अनुक्रिया करेगा, इसलिए इसको हम साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। यहां पे जो क्रिया प्रसूति सिद्धांत है, यहां पे जो अधिगम होता है वो निरीक्षणात्मक अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है, निरीक्षणात्मक। और यहां जो अधिगम होता है वो ये इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम, या इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसको कराया जा सकता है, किसको बताना है, मनोरोगियों को, बालकों को और पशुओं को। लिख लो। इस सिद्धांत से अधिगम किस किस को करवाया जा सकता है, मनोरोगियों को और पशुओं को और बालकों को। मनोरोगियों को, पशुओं को और किसको करवा सकते हैं, बालकों को। ये जो सिद्धांत है, एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि विवेकशील प्राणियों पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता, विवेकशील प्राणियों पर लागू नहीं होता है। विवेकशील प्राणियों पर लागू नहीं होता है, ये भी बात इसमें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अरे बताओ, बात क्लियर हो गई? हाँ, अच्छा एक बात और रह गई, उसको और देख लो। ये जो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने भाई साहब ने कोई बुक लिखी थी, बीएफ स्किनर की पुस्तक पूछी गई है, फिर से पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट किताब है। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो बुक कौन सी है? बीएफ स्किनर ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम कोई बताएंगे? ना बताओगे? चलो इंपोर्टेंट में लिख लो, बीएफ स्किनर की बुक। स्किनर, इनकी बुक का नाम बताओ। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बुक का नाम क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इस पुस्तक की जो समीक्षा की वो 1939 में हिलगार्ड ने की थी। इस पुस्तक की समीक्षा, इस पुस्तक की समीक्षा किसके द्वारा की गई? समीक्षा 1939 में किसने की? बताओ। हिलगार्ड ने। किसने की? हिलगार्ड ने। ठीक, पहली बात तो बुक का नाम ध्यान रखना है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसकी पुस्तक है ये? इस सिद्धांत में आज इतना ही करते हैं, आगे अगले सिद्धांत पे बात करेंगे। सबको
मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।